नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 40वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 39वें संशोधन द्वारा। आपको बता दें कि जब आपातकाल भारत में लागू हुआ था तो उसी समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का काम था कि भारतीय संविधान में किन किन मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए, इसी पर सिफारिश करना था। स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ने की बात कही थी, किंतु जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 तो भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और भाग 4 को एक नया भाग जोड़ा गया भारतीय संविधान में। इसमें जो आर्टिकल शामिल था वह 51 का था। दोस्तों, जब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो केवल 10 मूल कर्तव्य मूल रूप से जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो 11 मूल कर्तव्य टोटल हैं। 11वें मूल कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक की जिम्मेदारी बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र आर्टिकल 352 में किया गया है और केवल एक ही बार इसी आर्टिकल में प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए होगा। आपको बता दें कि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 में किया गया। इसका तात्पर्य था कि 44वें संशोधन के पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी, किंतु 44वें संशोधन के माध्यम से इसको खत्म कर दिया गया और उसके जगह पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही अब वर्तमान समय में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने केवल इंदिरा गांधी ने स्वयं निर्णय लेकर जो है आपातकाल की घोषणा करवा दी थी राष्ट्रपति महोदय से, और जब राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल को इस संदर्भ में बताया था। इसके कारण 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह बात पर मुख्य फोकस दिया गया और संविधान में यह जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए होगा, क्योंकि आर्टिकल 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, वह भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है विधि आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 76 के तहत
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है विधि मंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 76 है उसके अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय मशविरा देने के लिए राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। किस आर्टिकल के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आर्टिकल 76 के तहत। अगर महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यताएं की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए है महान्यायवादी, ऑप्शन बी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी है महान्यायवादी और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह मशविरा देने के लिए एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। महाधिवक्ता जो होता है यानी कि एडवोकेट जनरल, इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उसके बराबर योग्यता होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा एडवोकेट जनरल की रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। किस अनुच्छेद के तहत ये एडवोकेट जनरल की पद की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के तहत एडवोकेट जनरल के पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 2000 ईस्वी और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बता दें कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सी होगा। आपको यह भी बता दें कि आजादी के बाद जब भारत आजाद हो गया था तो भारतीय क्षेत्र जो थे उनको 4 भागों में बांटा गया था, जिनको नाम दिया गया था ए, बी, सी, डी, यानी कि 4 कैटेगरी में बांटा गया था। जो ए कैटेगरी था उसमें 9 राज्य थे और बी कैटेगरी था उसमें 9 राज्य थे और जो सी कैटेगरी था उसमें 10 राज्य थे और भाग जो डी था यानी कि डी कैटेगरी उसमें केवल 1 राज्य थे। इन सभी राज्यों की संख्या 29 थी। अभी भाग ए में किसको शामिल किया गया था? यानी कि ए में इसमें वे राज्य शामिल थे जिनमें ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। वहीं अगर बी कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें वे राज्य शामिल थे जहां विधानमंडल के साथ शाही शासन था, यानी कि राजा का शासन चल रहा था और विधानमंडल की भी व्यवस्था थी। वहीं अगर बात कैटेगरी सी की जाए तो ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन था सी कैटेगरी में। तो
सी कैटेगरी में किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो सी कैटेगरी में उन राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें मुख्य आयुक्त होता था उस समय, चीफ कमिश्नर, उसका शासन था, उन राज्यों को शामिल किया गया था। अगर कैटेगरी डी की बात की जाए तो इसमें मात्र एक शामिल था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करने हेतु मजबूर होना पड़ा था। मद्रास से, जो आज का आप तमिलनाडु देखते हैं, तो उस राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का निर्माण किया गया। आपको यह भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु ने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के निर्माण होने से पहले भारत के अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की बात उठने लगी थी। इसके कारण भारत सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन करना पड़ा, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके कारण इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके जो 2 अन्य सदस्य थे उनका नाम था के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। गठित कब हुआ था? 1953 में। इस आयोग ने स्वीकार किया था कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इस आयोग ने 4 प्रकार के राज्यों की जो व्यवस्था की गई थी 1950 में, उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी और कहा था कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका विभाजन कर दिया जाए, जो 29 राज्य 4 कैटेगरी में रखे गए थे। इसके बाद भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो फजल अली आयोग के सिफारिशों पर आधारित था। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75(1) है, उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं और लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री भी होता है और प्रधानमंत्री को ही लोकसभा का नेता कहा जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष चाहिए तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए। यहां इस प्रश्न में बात हो रही है लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत? भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 ख के अनुसार। अगला प्रश्न, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 30 वर्ष और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहां संसद सदस्य की बात की जा रही है। तो संसद सदस्य में संसद के कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 ख के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो यहां पूछा जा रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो है राज्यसभा के अपेक्षा न्यूनतम उम्र चाहिए, यानी कि 25 वर्ष चाहिए।
तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो न्यूनतम उम्र की बात की जा रही है संसद सदस्य बनने के लिए। यह क्लियर नहीं किया गया है कि किस सदन का। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ऑप्शन ए है वैध मतों का 1/3, ऑप्शन बी है वैध मतों का 1/4, ऑप्शन सी है वैध मतों का 1/5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव का जो निर्धारण है जमानत राशि के बारे में, उसमें यह प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, अगर वह वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता, यानी कि जितने वैलिड वोट पड़े हैं, जो वोट रद्द कर दिए गए हैं उनको मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, वैसे वोटों को शामिल कर रहा हूं जो वैध हैं, जिनको काउंटिंग में शामिल किया जाएगा। तो उसका अगर जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 उसे प्राप्त करना होगा। अगर 1/6 वो प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर में जमानत राशि क्या होती है। तो जमानत राशि अलग अलग चुनावों के लिए अलग अलग तय की जाती है। पंचायत से चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जमानत राशि अलग अलग होती है। जैसे कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भरता है तो उसे कुछ पैसे जमा करने होते हैं जो चुनाव के बाद उसे मिल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वह जमानत राशि तभी मिलेगी जब आप चुनाव में कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त किए हों। तो सभी जो प्रत्याशी हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो जो प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी कि नामांकन के समय जो पैसा वह जमा किए थे चुनाव आयोग के खाते में, वह उनके पास वापस मिल जाता है अगर वह जमानत राशि के 1/6 जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, अगर उतना वैध मत प्राप्त कर लेते हैं। अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो जो जमा किए रहते हैं वह चुनाव आयोग नहीं देता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जो है जनरल के लिए 10,000 रुपया जमानत राशि निर्धारित की गई है। इस जनरल में ओबीसी भी शामिल है और SC ST के लिए 5,000 रुपया जमानत राशि निर्धारित की गई है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए जो है 25,000 रुपया जमानत राशि निर्धारित की गई है और SC ST के लिए 12,500 रुपया जो है निर्धारित की गई है, 12,500 रुपया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो यहाँ वैध मतों का 1/6 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा सौ विवेक से, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा सौ विवेक से, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौ विवेक से और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री, जिसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल होगा, की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर डी होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85(2) सब सेक्शन ख के अनुसार। अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वर्ष में 1 बार, ऑप्शन बी है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी है वर्ष में 3 बार और ऑप्शन डी है वर्ष में 4 बार। भारतीय संविधान का आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक सत्र जो हो रहा है
वो जब खत्म हो जा रहा है और फिर से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं, कम से कम। तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, कुल 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगर द्वितीय स्थान की बात की जाए, जो राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है वह है महाराष्ट्र, कुल 48 सीटें जो है लोकसभा की महाराष्ट्र में है, निर्धारित की गई हैं। वहीं अगर तृतीय स्थान की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे आता है, जिसकी कुल 42 सीटें होती हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कुल जो है लोकसभा में 29 सीटें देता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार जो है 40 सीट दे रहा है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बिहार 40 सीट दे रहा है लोकसभा में, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल जो है 42 और उत्तर प्रदेश 80। तो कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, जब राज्यसभा भंग होगी तब न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय कोई भी भंग करेगा। राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, यह एक अस्थायी सदन है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर में लोकसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर सी होगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इस एपिसोड से इजाजत लेने से पहले, विदा लेने से पहले आपसे चाहूंगा कि यह ज्ञान की जो गंगा टारगेट विद नीतीश पर बह रही है, यह केवल आप ही के पास न बहे बल्कि सारे भारत में बहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के कहें कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है वो केवल आप ही के पास स्थिर न रहे बल्कि पूरे भारत में फैल सके। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इस एपिसोड से। कल फिर मिलेंगे एक नए भाग के साथ, कुछ नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।